ये तहरीक अदम-ए-इत्माद कानून और आइन के मुताबिक नहीं और उसको उन्होंने किल कर दिया। अब लगता है इनको ऐसे है कि शायद अदालत से भी एब्सोल्युटली नॉट की ही आवाज आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं। थोड़ी देर में हमें राजा आमिर अब्बास मारूफ कानूनदान वो ज्वाइन करेंगे और थोड़ी देर में ही अज़हर सदीक़ साहब, ये भी मारूफ कानूनदान हैं, ये हमें ज्वाइन करेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हियरिंग हो रही है उसकी पूरी आपको रोयदाद सुनाएंगे। क्या हुआ आज, कल 12 बजे तक समाअत मुलतवी हो गई है और 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस पटिशन की समाअत कर रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी जो रूलिंग है जिसमें उन्होंने तहरीक अदम-ए-इत्माद को किल किया, ये कहकर कि ये एक फ़ॉरेन एजेंडा, एक बैनुल अक़वामी ताकत जो है इसके पीछे है, ये फियर किया जा रहा है और ये तहरीक अदम-ए-इत्माद कानून और आइन के मुताबिक नहीं और उसको उन्होंने किल कर दिया। और फिर उसके बाद सब असम्बलियाँ डिज़ोल्व और सारा, तो वो आज क्या हुई समाअत, किस तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये हम उनसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बड़ी अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। कैसा लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला तो उनके ख़राब हो गए हैं और जो गुफ्तगू हो रही है उसमें आज बिलावल भुट्टो ने ये कहा DGISPR से कि ज़रा वजाहत आप हमें बताएं कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इलामिया है, क्या इसमें आपने अपोजिशन के जो लोग हैं उनको आप करार दे रहे हैं कि वो गद्दार हैं, अपनी पोजीशन वाजे करें। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जनाब आप उसके जो मिनट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको पब्लिक करें। बिल्कुल जो लोग बहुत सारे फियर कर रहे थे और कह रहे थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की गलती है कि इनके साथ कोई साजबाज करके कोई अगर इस तरह का मामला हो रहा है जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया जा रहा है, तो चाहे नवाज शरीफ हों भले दूसरे लोग हों, ये माफ़ नहीं करेंगे और ये बहुत सख्त इनके जहनों में चीज़ें हैं। तो आज जो बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल उसी चीज़ की तरफ गमाजी कर रहा है कि ये बहुत, अगर आप इनके साथ कोई कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी भी तो अब आगे जाके हालात जो हैं वो बड़े गंभीर होने वाले हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो ही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवा देता हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये वाज़ेह चीज़ों के ऊपर अदालती कार्रवाई दिनों तक मुलतवी होना ये बहुत शकूक व शुबहात पैदा कर रहा है। और उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट से कि सिर्फ गैर जानिबदार कहना ही काफ़ी नहीं है, वजाहत करें आप। मौलाना फजलुर रहमान वजाहत मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, वजाहत करें, ये शकूक व शुबहात हैं। और ये आप क्या कह रहे हैं कि जी हम तो गैर जानिबदार हैं, आपके कहने पे हम मान लें, ये जो अदालतों में हो रहा है इधर हो रहा है हम नहीं मानते आपको। ये DGISPR ने ये बात कही थी एक सवाल के जवाब में कि ये सब करा धरा इन्हीं का है, सियासतदानों का, वही इसके ज़िम्मेदार हैं, हम इसमें कोई हमारा हिस्सा नहीं है। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग और उसके बाद ये जो सारी गुफ्तगू है वो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, आप गैर जानिबदार, ये क्या चीज़ होती है। राजा आमिर अब्बास ये तो गले लग गए, अभी तो हुकूमत में आए नहीं, तो ये इनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया नहीं है जो इनको बड़ी मोहब्बत से ला रहे हैं और इनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के इक़्तिदार पर। बिलावल भुट्टो की भी आपने बात सुनी जो आज वो तड़प तड़प के बोल रहे थे और DGISPR का नाम लेके कह रहे थे कि वजाहत करें, और यही बात मौलाना फजलुर रहमान। देखिए, इसमें समी बात यह है कि जिस दिन ये असम्बली डिज़ोल्व हुई थी तो आपके इल्म में होगा DGISPR से एक बात पूछी गई थी कि जनाब आपका इसमें क्या रो, तो उन्होंने एग्जैक्टली एक वर्ड यूज़ कर लिया था, एब्सोल्युटली नॉट, का आप इंटरफेयर करेंगे। तो वो पहला इमरान खान का एब्सोल्युटली नॉट, फिर उसके बाद DGISPR का एब्सोल्युटली नॉट, और अब लगता है इनको ऐसे है कि शायद अदालत से भी एब्सोल्युटली नॉट की ही आवाज़ आ जाए। हालांकि ये तो खुद अदालत में फरीक बने हुए हैं, ये वहाँ पे पटिशन दायर की हुई है और अब इतने ही डेस्परेट हो के पहले कभी तो फतवे देते हैं, आपको इनका वो फतवा भी याद होगा,
अब मैं तो हैरान हूँ कहीं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दोबारा से कोई फतवा ना दे दें कि जनाब ऐसे हैं। ये वही शख्स है कि जिसने खड़े होकर कहा था पाकिस्तान फौज के खिलाफ कि जनाब हम आपको अफगानिस्तान में जिस तरह हुआ है फौज के हाल, उसी तरीके से पाकिस्तानी अफवाज का करेंगे। तो बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो उनसी फाइंडिंग्स थी, ये क्यों लोगों को गुमराह करते हैं कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उसमें क्लियर लिखा हुआ था, आई हैव विद मी, ये मेरे सामने पड़ा है, जिसमें लिखा था कि इट्स ए ब्लेंटेड इंटरफेयर्स इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि जनाब उन्होंने इसको कहा और उसके बाद उन्होंने कहा उसको अमेरिकन एम्बेसी को कल कॉल किया जाए और उनके खिलाफ उनको से अपना रद्द-ए-अमल दिया जाए। और अब ये चाहते हैं कि वो असल इंस्ट्रूमेंट्स जो उनसे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ किसी जलसे में दिखाएं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कॉल करती है, सुप्रीम कोर्ट अगर कॉल करती है कि बताइए ये तो एलानिया है, और एलानिया किसका है? तीनों सर्विसेज के चीफ हैं, डीजीआई हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और इस मुल्क के सीनियर ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनका एलानिया है। और अगर ये कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं इस मुल्क से कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं, तो फिर बात यह है कि अगर इनको थोड़ा सा डरना चाहिए कि अदालत अगर इस तरफ चल पड़ी कि ये जो इनको आर्टिकल 5 के तहत जो उसको इस्तेमाल करते हुए उसने स्पीकर ने ये जो इनकी किल किया है मोशन, तो उसमें आर्टिकल 5 में उसने रीजनिंग क्या दिया है? उसने ये नहीं कहा कि जनाब मैं समझता हूं, उसने कहा है कि वो जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सिक्योरिटी का अदारा है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसने ये अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं। और यकीन करें कि यही वो जो इसमें लोग बैठे हैं, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले एक मिखल सिटिंग ब्रिगेडियर थे, उनको फांसी हो गई थी और एक जनरल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी और उनका भी कनेक्शन बन रहा था कि वो साजिश कर रहे थे यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो ये तो अभी आप आगे देखिए अगर केस उस तरफ चलता है। आज वहां पे एक बात भी हुई थी कि जनाब आप लोगों ने जो नेशनल असेंबली की कमेटी थी उसमें शिरकत नहीं उसमें शिरकत नहीं मैं आता हूं उसकी तरफ मैं आता हूं। बड़ी आपने देखिए एक और आपने क्योंकि गुफ्तगू की तो मैं उसी तरफ चला जाता हूं। एक और भी एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है और वो कैंपेन है पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़। उसमें ये बताया जा रहा है कि जी अमेरिका की हमायत तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कर दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, ये मैंने आपको उनकी जो क्वेश्चन आंसर सेशन है यहाँ पर इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के मौके पर, लेकिन जो इसी कन्वर्सेशन के इब्तदाई जो उनके सेंटेंसेस थे जिसमें वो ये कह रहे थे कि चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, सिर्फ ये हिस्सा सोशल मीडिया पे नून लीग वालों ने चलाया दबा के और कहा कि देखें ये तो बाजवा साहब भी कह रहे हैं। लेकिन वो जो आपने सारी अगली गुफ्तगू सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो टर्की से हमने लेने थे हेलीकॉप्टर वो अमेरिका ने इजाज़त नहीं दी, फिर जर्मनी ने जो हमें देना था वो नहीं दिया, फ्रांस ने जो हमें इंडिया के प्रेशर पे वो नहीं दिया। और ये कहा कि अगर आप समझते हैं कि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ ज़्यादा है और ये कम होना चाहिए तो आप आके हमें वो चीज़ ऑफ़र करें ना जो चाइना दे रहा है, आप उससे ज़्यादा हमें वो ऑफ़र कर दें। किसने आपको रोका है? ये वही बात है जो इमरान खान कह रहे हैं कि हम दोस्ती करेंगे अपने मफादात के तहत, गुलामी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की जो सोच है कुछ भी फ़र्क नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या बात कही जा रही है, और जी बाजवा और इमरान खान की तो सोच में फ़र्क है। ये मैंने गुफ्तगू सारी आपको इसलिए सुनवाई कि किस तरीके से ये गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं और किस तरीके से आपस में इदारों को लड़ाने की कोशिश। और आज आप इनकी गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई है, DGISPR से सवाल कर रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन था इसमें जो बात हुई, मैं उसमें आपको उनकी जो हमारे पास वो जो टेक्स्ट है जो उनकी गुफ्तगू है मैं आपको वो सुनवा देता हूँ जो वो कह रहे हैं। However, it is important to state that this choice is deliberate and based on rationality and not as a result of any pressure. It is our sincere desire to recast Pakistan's image as a peace-loving nation and a useful member of international community. अब अगली लाइन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी। Our leadership's vision is alhamdulillah transformational in this regard. जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहे हैं कि हमारी जो लीडरशिप है
उसका जो व्यू है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशनल है। वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट टू इवॉल्व एंड आर विलिंग टू मूव अहेड टुवर्ड्स ए न्यू फ्यूचर। राजा आमिर अब्बास, आपको कहीं इसमें इमरान खान की से कोई जनरल बाजवा आपको इख्तलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं? वो अपनी लीडरशिप के विजन को अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशनल कह रहे हैं। समी साहब, यही वो लीडरशिप है जिसका उस खत में जिक्र है कि इमरान खान के खिलाफ आपने ये नो कॉन्फिडेंस हर हाल में कामयाब बनाना है, और कैसे बनाना है, किन के जरिए बनाना है। और वो बनाने वाले जो उनसे हैं इस वक्त इसीलिए परेशान हैं कि वो जो आकाओं का हुक्म था उसको वो उन्होंने धमकी भी दी थी। फिर ये नहीं कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान का कुछ कर सकते हैं, वो इनका भी ठीक ठाक करेंगे और इनको बताएंगे आपको तो ये मिला हुआ था सब कुछ असाइनमेंट। तो अब बात यह है कि यही समी साहब वो 5th जनरेशन वॉरफेयर होती है कि जिसमें अवाम और अदारों को दूर किया जाता है। यही हम लड़ रहे हैं। और 5th जनरेशन वॉरफेयर में कोई वहां से बाहर से आकर गोरे यहां बैठ के लोगों को नहीं करेंगे। यहीं के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं पॉलिटिकल, उनको यूज किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा और उनके जरिए ये जहरीला प्रोपेगेंडा किया जाएगा। अल्लाह आपका भला करे। आपने बड़ी अच्छी बात कही। यही मैं यहां पर आपको एक छोटी सी एक रिपोर्ट है जो एक टीवी से हमने उठाई है। तैयब अर्दगान भी उसमें है, जो बाइडन क्या कह रहे हैं, ये जो आपने अभी बात की कि कैसे रिजीम चेंज और कैसे सारे मामलात होते हैं। ये तैयब अर्दगान के बारे में ये गुफ्तगू उनको किस तरह जो बाइडन कह रहे हैं कि हम अलहदा कर सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में तरीका मुबैना तौर पर अपनाया गया है कि पैसे दें इलेक्टोरेट्स को, सबको इकट्ठा करें और उसमें फिर अपने मकासद जो हैं वो इन्हीं इलेक्टोरेट से आप हासिल करें। सियासी जमातों को, उनके मुखालिफिन को इस्तेमाल करके अलायंस बनाएं, वोट दें। तहरीक अदम एतमाद जो यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान में पेश की गई है, इसको आप एक हकीकत बनाएं। अब ख्वाहिश अमेरिका से ताल्लुकात बनाने की और हमेशा जो पाकिस्तान के वाइटल इंटरेस्ट हैं उन पर कंप्रोमाइज़ की, ऐसे लोग अमेरिका को बहुत पसंद हैं जो पाकिस्तानी मफादात का सौदा करें। मैं आपको एक मेरी गुफ्तगू थी शमशाद अख्तर साहब जो यहाँ पर हमारे सेक्रेटरी रहे फॉरेन अफेयर्स के, शमशाद साहब से एक हमारी गुफ्तगू थी जिसमें उन्होंने एक बात बताई कि शहबाज शरीफ क्या कमिटमेंट दे आए थे अमेरिका में। आइए आपको सुनवाइए ज़रा। मेरा लंच था स्टोक एल्बर्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट में किया हुआ। मैं गया तो वो मुझे जफ्फी मार के मिला। मैंने बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिकन तो जफ्फी नहीं पाते होते आमतौर पर। कहता है वेल वी आर वेरी हैप्पी। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहता है सो फाइनली यू हैव कमिटेड। मैं कहा व्हाट? कहता है योर प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सेप्टेड टू साइन CTBT। तो दे गॉट द इंप्रेशन फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन कि वो मान गया है। जो तो खामोशी जो होता है वो नीम रजा वाली बात, उसने जो सवाल जब किया उसने जवाब नहीं दिया, कहता है गल मान गई। तो मैं कहा नहीं ये तो आदमी है तो, और लॉजिस्टिक्स का, मैं उसको कहा, मैंने कहा ये लॉजिस्टिक्स का मसला था। वहाँ तुम लोग सब उसके पास बैठे थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैं और रियाज होकर बहुत दूर बैठे थे, तो वहाँ वो बंदे नहीं थे जो तुम्हारे बंदे थे, तो ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। कहते नहीं बट शहबाज शरीफ उसने कह दिया बिल्कुल ठीक है। मैं कहा हु इज शहबाज शरीफ? कहते ही इज हिज ब्रदर। मैंने कहा सो व्हाट, ही हैज नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। कहता है कि ही इज चीफ मिनिस्टर पंजाब। मैं कहा पंजाब हैज नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। मैं कहा साथ मेरे इकबाल था नोट, मैंने कहा इकबाल टेक दिस नोट्स दैट आई हैव रिजेक्टेड इनका ये जो कंटेंशन है कि बिल्कुल नहीं, प्रपोजल तो ठीक, हाँ कि वो नहीं है, हमने कोई कमिटमेंट नहीं की बस। तो ये इस तरह मैंने उस वक्त जान छुड़ाई पाकिस्तान की, वरना उन्होंने उसको लेके फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता, वो बुलडोज करने चले थे। तो ये अनरिलेटेड बंदों को जब आप लेके जाते हैं वो यही होता है। एक तो तस्हीह कि उनका नाम शमशाद अहमद है, शमशाद अख्तर नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन थी। और ये शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के इतने प्यारे क्यों हैं, क्यों अमेरिका इनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है? ये CTBT पर साइन करने के लिए तैयार थे और कहते थे जो आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। अभी एक और ये मुझे कहा जा रहा है कि हमने ब्रेक पर जाना है, मैं वापस आता हूँ।
तो और भी इनकी इतनी गुफ्तगू है, मैं अगर सुनाने बैठूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये अमेरिका की डार्लिंग क्यों है। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान और ये आसिफ अली जरदारी, ये क्यों अमेरिका की चॉइस हैं, क्यों अमेरिका इनको यहाँ पे पाकिस्तान में मुसल्लत करना चाहता है, और क्यों जब ये कहते थे इमरान को हमने हटाना है, उसने हुकूमत तोड़ दी, इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया, तो ये क्यों सुप्रीम कोर्ट चले गए, ये किस चीज़ का सौदा करना चाहते हैं कि फ़ौरन पाकिस्तान की एक दफ़ा हुकूमत में आना चाहते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे पास उनकी गुफ्तगू भी है, वो भी मैं आपको सुनवा दूंगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ वो भी बहुत अहम है, उसकी हेयरिंग भी। छोटा सा एक वक्फा, कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें इस मुख्तसर टाइम में हम कवर कर लें। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं कह रहा था कि क्या ये इस वक्त किस तरीके से क्यों ये अमेरिका के लाडले हैं, और ये जो ये जो नेशनल असम्बली में जो एक्शन किया है हुकूमती पार्टी ने, जिसके नतीजे में वो जो अचकने हैं वो वहीं पर टंगी रह गई। तस्वीर आपको एक दिखाना चाहता हूँ, मेरे महबूब कायद शहबाज शरीफ और मेरे अजीम कायद मौलाना फजलुर रहमान की। अब ये कहते हैं कि एक तस्वीर जो है ना, वो 1000 वर्ड्स भी उस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जो एक तस्वीर कर देती है। हाय मैं मर जाऊँ, ये देख लें अब ये क्या ये कहानी है। शहबाज साहब भी देखें उंगली दांतों में लिए बैठे हैं, मौलाना ने सर थामा हुआ है और इस वक्त इनको कुछ समझ में नहीं आ रही। और ये जो बुरा भला कह रहे हैं, आज इन्होंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को आज इन्होंने ललकारा है, जैसे DGISPR का नाम ले लेके कि पोजीशन वाजे करें। इन जो इलामिया है उसकी इबारत पे इन्हें यकीन नहीं है, मिनट्स लेके आए और ये पता नहीं क्या। और इनके जो हामी जर्नलिस्ट हैं वो भी इसी तरह का कि हमारा नहीं ख्याल कि ये कोई आर्मी ने कोई सीरियसली लिया इस चीज़ को, और ये और वो इस तरह की बातें। और ये कि जनाब अपनी पोजीशन वाजे करें और ले आए मिनट्स, तो जनाब ये। और फिर उसके बाद ये जो सारी गुफ्तगू है राजा आमिर अब्बास, कुछ लगता है आपको कि अब ये दिखाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को? वो जो बात कही जाती है कि कमज़ोर हों तो ये पाँव पड़ जाते हैं, थोड़े से मजबूत हों तो गला पकड़ लेते हैं। समी साहब, इससे पहले आप वो शमशाद अहमद साहब का दिखा रहे थे जी। और उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ ने तो बिल्कुल बावर करा दिया था कि हम CTBT पे साइन करेंगे, ठीक है। और यही हाल अब दोबारा रिपीट हुआ कि जहां पे अमेरिकन को ये बावर करा दिया गया था कि रशिया तो इमरान खान अकेला चला गया, वो उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट उसके अगेंस्ट थी। और ये मैंने आपको सुनवा दिया जनरल कमर जावेद बाजवा का, जो ये कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आवर लीडरशिप विजन इज ट्रांसफॉर्मेशनल। देखिए ना, यही वही चीजें हैं कि जब ये उनको कहते हैं कि जनाब आप इमरान को हटा दें, बाकी हम संभाल लेंगे, ये गलत इंप्रेशन देते हैं कि ये वही इंप्रेशन है कि जनाब डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स यही था ना कि जनाब हम तो ठीक हैं, लेकिन ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये इशू क्रिएट करती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ये बातें मैं डरता हूं, यकीन कीजिए कि अगर ये खुलती हैं, क्योंकि सेक्रेटरी डिफेंस को भी गालिबन नोटिस गया था, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैप्टर खुलता है कि जी एक तरफ तो छोड़ दें कि जी आर्टिकल 69 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है या उनको प्रोटेक्शन हासिल है, और अगर वो देखती है कि जी चलो इन्होंने कर दिया, इन्होंने आर्टिकल 5 का भी, वो भी आइन का हिस्सा है ना, और पहले वो आता है फिर 69 आता है, और आर्टिकल 5 को अगर उन्होंने यूज बनाया जिस पे उन्होंने बेस किया है, तो बेस उन्होंने किया है कि इट इज दी फाइंडिंग्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी जिसने हमें मजबूर किया। वो तो आपने शुरू में दिखाया कि जी वो कोयटा में भी ऐसे हुआ था, कोयटा में उसका रीजन ये नहीं था, उधर तो रीजन पैसे थे, इधर तो रीजन कौमी मफाद है, यहां तो रीजन ये है कि जनाब एक फॉर रिजीम चेंज की जा रही है। और जहां पे इतनी सीरियस बातें आ गई विद ऑल द एविडेंसेस, अभी तो अगर ये अदालत में हुकूमत ने जाने से पहले एक कमीशन भी बना दिया है, अब वो कमीशन अगर वो तमाम एविडेंसेस लेके आता है, ये चीजें अदालत के सामने रखी जाती हैं, तो फिर ये आपकी वीडियोस जैसे आज आपने दिखाई जो बाइडेन वाली कि जी वो टर्की में कैसे चेंज करना चाह रहा है और कैसे अपोजिशन को साथ मिला रहा है, तो दीज फैक्टर्स की वजह से मैं समझता हूं कि जैसे इनको अब एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के हमसे गलती होगी, इमरान की पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर चली गई, इलेक्शंस सामने आ गए, और नंबर 2 अब बड़े इन्होंने इतवार वाले दिन जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए
तो अब इनको एहसास हो रहा है गालिबन कि ये ना हो कि यहाँ से भी हमें बहुत ज़्यादा एक ऐसी जजमेंट आ जाए कि जिसमें ये प्रूव हो जाए कि जनाब बताएं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो दे आर वेरी 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 अपसेट, और उसका अल्टीमेट नतीजा आपने 1 साल 2 साल पहले देखा जो इनके मुंह से चीज़ें निकलती थी। अब यकीन कीजिएगा कि उससे कहीं बढ़ के ये बातें करेंगे, और इस चीज़ को अब वक्त है कि वो बातें खाली सुननी नहीं है, अब इन बातों को आपने एक अमली जामा और उनको एक करार वाकई सजा भी देनी है, क्योंकि आपने बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना, आपने मिजाज नहीं बनाना। अलीना, हमें अजहर सदीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, आपसे अपना राजा साहब से या अजहर साहब से जिससे भी सवाल करना चाहें। अच्छा, अजहर सदीक साहब भी हैं और राजा साहब भी हैं, जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहे। अब जो लेटर है वो तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले आता है, ठीक है। तो एक जो सवाल उठाया जा रहा है बहुत से माहिरीन की तरफ से और बहुत से तज्जियाकारों की तरफ से, वो सवाल उठाया जा रहा है कि जब ये लेटर आ गया था तो स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद जो है उसको मंजूर क्यों किया। फिर दूसरी जो बात की जा रही है कानूनी माहिरीन की तरफ से, वो ये की जा रही है कि जब आर्टिकल 95 के तहत तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उसमें राय शुमारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर राय शुमारी आप नहीं करते हैं तो उसकी वो फिर वो नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है। तो राय शुमारी के बगैर ही आपने ये सारा कर दिया और डिसॉल्व कर दी इस तरीके से असम्बलीज। तो हाउ डू यू सी इट? आपसे पूछिए। जी अजहर साहब से जवाब ले लेते हैं। जी अजहर साहब। अलीना, बात को समझना, आपको याद होगा जुमे वाले दिन मैंने एक पिटीशन फाइल की थी। उस पिटीशन के साथ मैंने ढेरों एविडेंस लगाए हैं। 17 फरवरी का अंसार अब्बासी का कॉलम है जिसमें उन्होंने बताया कि अपोजिशन लीडर से मिले हैं, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बैरूनी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। ये मैं 17 फरवरी का लेटर का जो कह रहा है ना एविडेंस, मेरे पास काफी एविडेंस मौजूद है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये 7 तारीख को जब ये सारा मामला आ गया, ये कॉन्फिडेंशियल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। 8 तारीख को फिर ये आप जरा सोचिएगा, ये 8 तारीख को ही क्यों आ गई? 8 तारीख को इसलिए आ गई, ये अपना बोर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस की चीजें लीक हो चुकी थी। जब वो चीजें लीक होगी, उन्होंने कहा लेट होगा तो मसला बनेगा। अब और ये सारी जो क्या मामला था कि कोर्ट के सामने भी बात आई, जब चीजें लीक हो गई थी तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्सेप्ट क्यों किया, लीड क्यों दी तहरीक अदम एतमाद को? उसकी वजह बता दूं कि स्पीकर कौमी असेंबली के पास सामने उस वक्त चीजें नहीं थी। यहाँ पर सारी चीजें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद में आया है, पहले नहीं आया। ये बाद में चीजें आई हैं, और जब वो चीजें रिकॉर्ड पर आ गई हैं, जब आपका ख्याल है कि स्पीकर कौमी असेंबली आइन को तोड़ेगा, आइन को साइड पर रखेगा? कुछ कानूनी माहिर तो यही कहते हैं कि राय शुमारी करवानी थी। अगर राय शुमारी नहीं की गई है क्योंकि एक्सेप्ट हो गई थी, लीड हो गई थी, तो ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी होती है और कानून को तोड़ा गया है। नहीं, जरा समझिएगा इसको। अब मुझे 2-3 मिनट देना ताकि पॉइंट बिल्ड करके आपको समझा सकूं। आपको पता है आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत असेंबलियां डिसॉल्व करने का सदर को इख्तियार था। क्या सदर को पसंद असेंबली डिसॉल्व करने का? 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई। नवाज शरीफ के केस में क्या ऐसे नहीं डिसॉल्व करनी, इसे स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है, वजूहत बतानी पड़ेगी। आर्टिकल 95 को जब आप रूल्स के साथ मिलाकर पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। आर्टिकल 95 कहता है नो कॉन्फिडेंस लानी है, बिल्कुल आनी है, कोई शक नहीं। लेकिन 63 कहता है डिफेक्शन नहीं होनी, आपने पार्टी के अदम एतमाद में साथ नहीं देना। 17 आर्टिकल कहता है कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान के मफादत के कौमी सलामती के खिलाफ काम नहीं कर सकती। फिर यही कहा गया कि फौरन पैसा लेके आप गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे, ये आर्टिकल 17 है। और ये लंबा प्रोसीजर है, ये लंबा प्रोसीजर है। तो जो हुक्मरान होगा, तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर को गिराने के हवाले से फिर आर्टिकल 17 के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बताता है रीजनिंग। अब आ जाए रूल 36, 37 और 38 में। पहली बात है कि जो इन्होंने जो ना 14 दिन का जो इजलास बुलाया था, साथ ही नो कॉन्फिडेंस दे दी। नो कॉन्फिडेंस तब दी जाती है जब असेंबली इन सेशन हो। तो पहली तो बात है कि ये गलत था कि इजलास पहले बुलाते। इन्होंने इसलिए इजलास और दोनों इकट्ठी दे दी कि इनकी कंस्पिरेसी लीक हो चुकी थी। अब ये दे दिया उन्होंने, स्पीकर के पास इख्तियार है। आज अदालत में भी ये बात आई कि लीव देनी है। लीव का मतलब है वो इजाजत देगा या नहीं देगा। साथ आगे डिस्कशन भी होनी है। अगर ये खाली वोटिंग करनी है तो रूल्स में ये क्यों लिखा गया? रूल्स में इसलिए लिखा गया, वो ये कह रहे थे कि कुछ प्रेसिडेंट सेट हैं जिसके अंदर स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड किया गया है, ऐसा कुछ है? मैं बता देता हूँ, वो मेरा ही केस है, यूसुफ रजा गिलानी का केस है। वो और केस है। वो क्या केस है? यूसुफ गिलानी ने तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत के बाद जब आप बतौर पार्लियामेंटेरियन हो वो ऐसा काम करते हो जो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर आ जाए, तो स्पीकर को इख्तियार दिया गया है। मैंने रेफरेंस फाइल किया स्पीकर के पास, स्पीकर ने उस रेफरेंस को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। और हालांकि उसको ये डिस्क्वालीफाई करना था और ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टैंस लिया कि आप स्पीकर के मामला को आर्टिकल 69 को सामने रखकर नहीं चैलेंज कर सकते। ये उनकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त स्टैंड लिया उन्होंने, आज स्टैंड उनका बदल गया है।
ये आर्टिकल 16 ये वो वाली प्रोसीडिंग जो है ना वो पार्लियामान की नहीं प्रोसीडिंग है, वो स्पीकर का एक इनफरादी इख्तियार है। ये वाली जो प्रोसीडिंग है ये स्पीकर की, ये पार्लियामानी प्रोसीडिंग है, ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है। और जो कोई स्याह करेगा सफायत करे, वो जो उसने कर दिया है और जो इख्तियारात नहीं है उसके सामने, यानी मिसाल के तौर अपोजिशन तो रख नहीं सकी, वजूहात रख नहीं सकी, ये करती डिस्कशन नहीं की, गवर्नमेंट ने वजूहात रख दी, गवर्नमेंट ने वजूहात सामने रख दी कि ये वो रीजन है, पैसा बाहर से आके ये गिराने की कोशिश की जा रही है। और रूलिंग में लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, कंसर्न सामने आए, पार्लियामानी कमेटी ने बुलाया गया इनको, अपोजिशन क्यों नहीं की? चीफ साहब ने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं गए, क्यों बाइकआउट किया? सेशन का जाके बताते वहां कि ऐसे हालात और वाकयात हैं। अब इन चीजों को सामने रखकर देखे, स्पीकर का इख्तियार मौजूद था, स्पीकर ने बिल्कुल ठीक है। मुझे अजहर साहब ब्रेक पर जाना है, बिल्कुल आपकी ठीक बात, छोटा सा यहाँ पे वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। तो राजा आमिर अब्बास से ये मैं सवाल करूँगा कि जो चीफ जस्टिस साहब का ये सवाल है कि अपोजिशन पार्लिमानी जो कायदीन की जो कमेटी है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जब वो इजलास उन्होंने उस डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर करने के लिए बुलाया तो वो उसमें क्यों नहीं गए? क्या उनकी वहाँ पर जो अदम मौजूदगी है या गैर हाज़िरी या वहाँ पर ना जाना केस में टर्निंग पॉइंट बन सकता है? लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राजा आमिर अब्बास, जो बहस है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, जो आज मैंने जो देखी है समाअत, एक बड़ा अहम नुक्ता कि जो पार्लिमानी इजलास था कमेटी का जिसमें तमाम कायदीन ने आना था और ये कागज़ हुकूमत ने ये डॉक्यूमेंट सारा उनके साथ शेयर करना था, वो नहीं आए। तो आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैंने हर जमात का जो वकील है उससे ये पूछना है कि आप उस मीटिंग में गए थे और अगर नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए? देखिए, बात अल्टीमेटली उसी तरफ आएगी समी साहब, क्योंकि एक तरफ तो हाइपर टेक्निकलिटीज़ हैं और एक तरफ इस मुल्क की सोवरेनिटी की वजूद के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि ये क्या ये इस मुल्क को बैरून मुल्क से चंद लाख करोड़ डॉलर्स के एवज यहाँ पे हुकूमत चेंज की जा सकती है? असल क्वेश्चन तो ये है जो आवाम चाहती है कि सुप्रीम नहीं, लेकिन एक लीगल पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, लीगल पॉइंट पे जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी ये अहम फैक्टर है उसमें। बिल्कुल, उसमें जब ये उनसे पूछा जाएगा कि जब इतना बड़ा एक इशू था जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इंडोर्स कर दिया, उन्होंने मान लिया, जो अमेरिकन एम्बेसडर को बुला लिया गया, फिर ये डिबेट के लिए आया। जब डिबेट के लिए आया कमेटी में तो आप लोगों ने क्यों नहीं उसमें शिरकत की, क्यों बाइकआउट किया? क्यों लीडर ऑफ द अपोजिशन जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि अगर मुझे पता चल गया कि वो खत जेन्युइन है और तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा, तो मैं तो आपके साथ रोड पे हूँगा। तो बात ये थी कि इजाज़त शायद इनको नहीं मिली, अच्छा, कि आपने जाना है। अदरवाइज अब इसका जवाब जब वो अदालत में देंगे तो हम देखते हैं कि उनके पास क्या जवाब होगा। यही होगा कि जनाब जैसे पहले वो खत को एक मिजाक बना रहे थे, आपने देखा कि 2-4 रोज तो बिल्कुल ऐसी है कि जी ये खाली जरदारी साहब ने कहा कोई खत नहीं है, हाँ। अभी आज भी मीडिया में आ रहा है कि खत एग्जिस्ट नहीं करता। बिलावल ने बहुत सवाल उठाए हैं, कहाँ किस किस से मीटिंग हुई, क्या था, पूरा डिटेल शेयर करें, और पूरी तस्वीर है हम आपको दिखा सकते हैं। ये जो एक बात हो रही है वहाँ पर कि ये जो हमारे कायदीन हैं, मेंबरान हैं, ये मिलते हैं इनसे अमेरिकी सफारतकारों से, अमरीकियों से। ये शहबाज साहब मिले हैं, हमजा शहबाज मिला है, बिलावल मिला है, मरियम मिली, ये सब तस्वीरें हैं। अगर ये दिखा सकें प्रोड्यूसर साहब, अगर इनमें से किसी ने कुछ बनाया हो तो वो सारे के सारे जो है ना ये और किसी को पता ही नहीं कि इन मीटिंग में क्या हुआ, क्या किस तरह से इनकी बात हुई। तो अजहर सदीक साहब, अब ये मीटिंग्स जो तस्वीर जो हैं ये आप देख लें, ये इनकी जो हैं कायदीन के साथ, ये अमेरिका सब कुछ कर रहा था और जो बताया हमने आपको जो बाइडन की बात कि अपोजिशन से मिलो, पैसे दो, उनको खड़ा करो, रिजीम चेंज। अब तरीका मॉडर्न तरीका यही है, बॉम्ब नहीं मारो, हुकूमत चेंज करके अपने टट्टू वहाँ पे उसके ऊपर बिठा दो और उसके बाद फिर पूरी जो वहाँ पर जो हुकूमत है उसको कंट्रोल करो, तो जो आप कहोगे वो करेंगे। ये अच्छा अजहर सदीक साहब, गवर्नमेंट बड़ी तेज़ी से इस वक्त सदर साहब ने लेटर भी लिख दिया है, निगरान के सेटअप के लिए नाम भी मांग लिए हैं। ये क्या कब तक ये हो जाएगा सारा प्रोसेस कंप्लीट? और दूसरा, अगर इसमें अपोजिशन ने शिरकत ना की तो देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो फिर होंगे। अच्छा, अपना सभी
सब एक तो बात बता दूं, मैंने जो पिटीशन दायर की थी उसमें मैंने ये सारी एविडेंस लगाई है, ये मुलाकातों की डिटेल भी मैंने लगाई है। शहबाज शरीफ ने जो टीवी पे आगे का बैकग्राउंड चूजर वो भी लगाया, ख्वाजा आसफ भी लगाया, ये कॉलम भी लगाए, मेरे पास सफिशिएंट मौजूद है। और स्पीकर ने जब ये रूलिंग पास की, ये मैंने जो पिटीशन है ये पिटीशन सारी उनके सामने मौजूद थी। अब आते हैं इनके आर्टिकल 224A के तहत। ये अब सिर्फ रूलिंग तक ही रहेगी। रूलिंग के बाद 4 एक्शन हो चुकी है। रूलिंग एक अलग एक्शन है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा अपनी आर्टिकल असेंबली डिसॉल्व कर दी है, गवर्नमेंट, फिर प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट हो गई, वजीर आजम भी चले गए और लेटर भी लिख दिया। लेकिन अजहर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने, अदालत ने ये लिखा है कि ये सारे जो फैसले बाद के सदर साहब के हैं वो मशरूत हैं इस फैसले से। तो भले 8 भी हो गई हो फैसले, तो वो क्या है उससे? वो फैसला किसी ने पढ़ा नहीं है, जरा फैसला वो ध्यान से पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी भी ऑर्डर नहीं पास कर सकती है कि जिससे सारा निजाम रुक जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और सुप्रीम कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को साइड पे नहीं रख सकती। जो कि 3 एक्शन हो चुके थे, प्राइम मिनिस्टर डीनोटिफाई भी हो गया, तो आइन के आर्टिकल 224A के साथ पढ़ के अगर आप देखें साथ, और 94 को अगर साथ सामने रखकर देखें, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा प्रोसेस करना, उसकी पाबंदी है उसके ऊपर कि उसने बाकायदा प्रेसिडेंट ने लिखना है, प्रेसिडेंट ने नाम लिख दिए, 3 नाम मांग लिए, 3 प्राइम मिनिस्टर से मांग लिए, 3 अपना अपोजिशन लीडर से मांग लिए, और ये सारे टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। अगर मिसाल के तौर पर वो नाम नहीं देते तो ये जो नाम के हैं ये सारे नाम चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। अब इलेक्शन कमीशन इसमें से देखेगा, चूज करेगा कौन सी बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये रुक नहीं सकती, ये कोई आइन तोड़ दिया। आइन तोड़ना क्या होता है ये समझने की जरूरत। आइन तोड़ना क्या होता है? आइन तोड़ना आर्टिकल 6 पढ़ा ही नहीं किसी ने कि भाई एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना, कोई डिक्टेटर आके करता है, अपना प्लस माइनस लिखता है, कोई ऐड करता है, वो है। ये आइन तोड़ना कोई नहीं होता कि जैसे ये कहते हैं कि जनाब अपना जो स्पीकर ने जो रूलिंग दे दी आइन तोड़ दिया। कहाँ आइन तोड़ दिया? उसने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो हो सकता है इख्तियारात गलत इस्तेमाल किया, अदालतें देखने के लिए बैठी हैं। यहाँ पर जो देखना है कि आइन जो आर्टिकल 6 मजाक शुरू किया हुआ ना, आज कोर्ट में जब ये बात हुई, उन्होंने कहा जनाब गद्दारी के सर्टिफिकेट फतवा, मैंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान साहब के बारे में जो कहा वो क्या, इनके पास तो जवाब ही नहीं था। ये दोहरी चालें चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। राजा आमिर अब्बास, अब आप कमरा अदालत में मौजूद थे, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है आर्गूमेंट किस तरफ जा रहा है? टर्निंग जो बेसिकली किस इशू पर ये जाके सेटल होगा सारा मामला? देखिए, मुझे तो कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स नज़र नहीं आए। आज अदालत ने भी फिर बल्कि कहा गया कि जनाब कल शायद उनकी तरफ से बेहतर आर्ग्यूमेंट्स आए, आज तो कोई कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं आए थे। और फिर ये भी ऑब्जर्वेशन आई कि आप अपने आपस में अंडरस्टैंडिंग करें कि क्या आपने लाइन लेके चलनी है। तो अभी तक तो लग रहा है कि जी कोई कन्विंसिंग चीज़ उभर के सरफेस करके सामने नहीं आई, और जब वो असल चीज़ें आएंगी तो मैं नहीं समझता कि उसका ये कोई जवाब दे पाएंगे। और ये जो सब कुछ आपने दिखाया है, अगर ये चीज़ें अदालत में आई तो इसका तो जवाब कुछ नहीं। और इसका जो अदालत से शिकस्त तो अलहदा चीज़ है, ये अगर चीज़ें ओपन होंगी तो इनको पॉलिटिकली इतना स्वेयर लॉस होगा कि इस मुल्क का हर शख्स, चाहे वो जिस भी जमात से है, लेकिन वो बैरूनी आकाओं के हुक्म पे अपने मुल्क की हुकूमत साजी के खिलाफ है, ना वो ये बर्दाश्त करेगा। और ये चीज़ें जितनी ज़्यादा खुलती जाएंगी उतना सियासी तौर पर इन तीनों जमातों को शदीद तरीन नुकसान, और यही वजह है कि अब ये इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं कि अच्छा, ये घबरा तो बहुत रहे हैं। मैं आपको आज एक वो दिखाता हूँ, शहबाज साहब एक सहाफ़ी के, बिल्कुल आप किस तरीके से ये डील कर रहे हैं, और इनकी बेसिकली घबराहट, और ये जो इनके ऊपर इस वक्त जज्बात आए हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, गुस्से में हैं। दिखाइए जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़रा, जो शहबाज साहब के जवाब देने की बजाय उससे पूछने लगे तो कौन से चैनल से है ये? मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म 2, 3, 4 दफ़ा पता नहीं वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन आप ये देखें कि किस कदर एक रौनत है, किस कदर एक गुस्सा है, घबराहट है राजा आमिर अब्बास। ये इसी वजह से है कि वो अचकन नहीं पहनी जा सकी। ये मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म, कल हम कहीं देख रहे थे, वो मुस्तकबिल के जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने भी किसी सरकारी मुलाजिम के साथ जिस अंदाज में बात की है,
तो मैं समझता हूं कि वो तौहीन आमेज है कि इस मुल्क की वर्दी वो भी यूनिफॉर्म में था, उसके साथ इस किस्म का एक जी अजहर सदीक साहब, लास्ट मिनट, योर कमेंट्स, लास्ट मिनट सर। अच्छा जी, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म को आने से पहले इनका ब्रेन टेस्ट कराया जाए, इनको अदब अदाब आने चाहिए। आप और ट्रेनिंग, आप और गुस्सा इंसोमिया के मरीज भी हैं बेचारे, ऐसा एंग्जाइटी और इंसोमिया है, पूरी पूरी रात नहीं सोते। जी जी अजहर साहब, देखिए ऐसे लोगों को अगर लाके बिठा देंगे ये तो सत्यानाश कर देंगे आपके निजाम का। हमें वो चाहिए जो पब्लिक की खिदमत करने वाला हो। नहीं इनको पता तो खैरुन नासी में यनफउन नास पढ़ लें, आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग समझ लें। मैंने तो कोई सी ट्रेनिंग नहीं देखी, और तुफ ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को हमारे हुकूमत बिठाने की कोशिश की जिन्होंने पूरी उम्र लूटा। आप तो बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अजहर साहब, ऐसा मत करें। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तजिया में, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।